हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट दीपाली सरकार। एक बार फिर से हमारे बीच हैं शोल्डर एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता, हु इज डायरेक्टर ऑफ आर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर। वेलकम सर, स्वागत करती हूँ आपका शो में एक बार फिर से। नमस्कार दीपाली जी। सर, आज मेरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। एक्चुअली क्या है, मेरे नेबरहुड में एक व्यक्ति हैं जो आए दिन हॉस्पिटल जाते हैं, कहते हैं कि कंधे उतर जाते हैं, फिर से वहां जाके ट्रीटमेंट लेके आते हैं, फिर से वो अगले दिन पहुंच जाते हैं कि मेरे कंधे उतर जाते हैं। तो बेसिकली ये कंधे उतर जाना प्रॉब्लम है क्या, और इतनी बार ट्रीटमेंट लेने के बावजूद ये रिकरिंगली क्यों हो रहा है? ओके दीपाली, शोल्डर डिसलोकेशन जो है ना, सबसे नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है शोल्डर का। और समस्या ये है कि ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में है, यंग पॉपुलेशंस में। शोल्डर जॉइंट की अगर हम अनाटमी की बात करें तो शोल्डर जॉइंट सबसे अनस्टेबल जॉइंट है बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिकुलेशन। जो ये ह्यूमरस बोन होती है और स्कैपुला, उसकी जो अनाटमी है ना, उसके कारण से ये सबसे ज़्यादा प्रोन है डिसलोकेशन के लिए। वैसे तो जॉइंट, अगर हम दूसरे जॉइंट की बात करें, उसमें पर्टिकुलर जो नी कैप होता है ना, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। शोल्डर में इंजरी अगर आपको फर्स्ट किसी स्पोर्ट्स के कारण से, गिरने के कारण से अगर ये डिसलोकेट हो गया है यंग एज में, अराउंड 18 to 25 ईयर्स, तो इसके वापस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप वाले केस में, जो कि आपके नेबरहुड में है, वो इतना यंग होना चाहिए। और जब ये शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेट होने लग जाता है तो उसमें क्या, अंदर टिश्यू डैमेज हो जाता है, लेब्रम, जो कि उस बॉल को निकलने से रोकता है। वो डैमेज होने के कारण से वो फिर धीरे धीरे वापस उस पोजीशन पे जिसमें पहली बार डिसलोकेट हुआ है, वो उस पोजीशन में आते ही निकल जाता है। तो इस लैब्रल इंजरी के कारण से शोल्डर डिसलोकेशन होता है। और जब ये लैब्रल टियर होता है ना, तो फिर वो वापस अपने आप ऑटो हीलिंग नहीं है इसकी, इसीलिए वो रिकरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं जो कि सोते सोते उनका कंधा निकल जाता है, तो वो ये शो करता है कि उनका टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है और साथ में कई बार बोन लॉस भी हो गया है। उस केस में इतनी सेवेरिटी हो जाती है। तो शोल्डर जॉइंट की उसकी खुद की अनाटमी के कारण से वो अनस्टेबल जॉइंट है, इसीलिए ये रिकरेंट डिसलोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और समस्या तब आती है जब पेशेंट खुद धीरे धीरे खुद ही रिड्यूस कर लेते हैं, और जब भी डिसलोकेट होता है तो अब वो ऐसा जितनी मल्टीपल टाइम्स होगा ना, वो फर्दर डैमेज बढ़ाता ही जाता है। तो यंग पेशेंट्स में तो चल जाता है, पर आफ्टर लेटर ऑन अराउंड मिडिल एज और ओल्डर एज ग्रुप्स में फिर वो प्रॉब्लम सेवरिटी बढ़ जाती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम रेकरिंग होने लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रॉब्लम रेकरिंगली होने लगती है तो लोग खुद ही उसे रिलोकेट करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है इस प्रॉब्लम को डील करने का? दीपाली जी, बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या, नेग्लिजेंसी के कारण से हमें एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट्स को कि शोल्डर जो डिसलोकेट हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। और बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंसी ऐसा होता है। फिर क्या, धीरे धीरे जब टिश्यू और ज़्यादा डैमेज हो जाता है और पेशेंट अपने आप से लोकेट कर लेते हैं, तो एक फियर होता है ना, हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को दिखाना, हो सकता है कि इसमें ऑपरेशन करना पड़े। तो मुझे लगता है ये जो मेन रीज़न हमारी सोसाइटी में है, फियर, डर, ये कहीं ऑपरेशन कराना पड़े तो। और मोस्ट ऑफ द टाइम फिर क्या, वो यूज टू हो जाते हैं कि डिसलोकेट हुआ, खुद ने रिड्यूस किया, एंड देन उस दिन तो बहुत दर्द होगा, उसके 5 दिन तक तो बहुत दर्द होगा, फिर धीरे धीरे पेन कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट भी भूल जाते हैं उसको। फिर नेक्स्ट एपिसोड जब डिसलोकेशन का होता है तो उन्हें वापस वो पेनफुल प्रोसेस से निकलना पड़ता है। तो नेग्लिजेंसी जो है ना, वो एक मेन रीज़न है। दूसरा, ये तरीका गलत है, क्योंकि जब भी डिसलोकेट होगा तो, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस तो है नहीं है, अपोजिट साइड का शोल्डर तो ठीक है ना, तो इस एबनॉर्मल प्रोसेस में डैमेज फर्दर पड़ता जाता है। लेब्रम जो है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में टॉर्न हुआ है, वो फिर धीरे धीरे बहुत वीक होता जाता है, बोन लॉस होने लग जाता है। और कई बार, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि सोते सोते डिसलोकेट हो रहा है, या फिर कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और थोड़ा सा भी एबनॉर्मल पोस्चर हुआ, डिसलोकेट हो गया, और वो जो पेनफुल प्रोसेस होता है उसमें कई बार एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि ये तरीका गलत है कि आप खुद ही उसको रिड्यूस करके नॉर्मल कर लेते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। रिडक्शन ठीक है, आप अपने आप उसको रिलोकेट कर लेते हैं, पर उसका फर्दर प्रॉपर डायग्नोसिस मैनेजमेंट होना चाहिए। सर, व्हाट सॉल्यूशंस डू वी हैव फॉर सच प्रॉब्लम्स?
रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर जिसमें कंधा बार बार उतर रहा है, अब गोल्ड स्टैंडर्ड आर्थ्रोस्कोपिक मैनेजमेंट है, आर्थ्रोस्कोपिक लेब्रल रिपेयर। उसमें होता क्या है, अगर हम इस मॉडल को देखें, यहाँ पर टाउन होता है सबसे पहले लेब्रम, साथ में कैप्सूल। तो आर्थ्रोस्कोपी से की होल इंसिजन से इनको सूचर एंकर से वापस रिपेयर कर दिया जाता है। तो अगर डिसलोकेशन के एपिसोड्स कम हैं, एमआरआई में लेब्रल टिश्यू अच्छा है, तो आर्थ्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को जो कि जिनका बोन क्वालिटी ठीक है उनको आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक एडवाइस करता हूँ, और आफ्टर प्रॉपर फिजियोथेरेपी 3 to 6 months दे कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, और अपना स्पोर्ट्स भी वो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार जब मल्टीपल एपिसोड्स हो जाते हैं 15-20 टाइम्स, और बोन लॉस ग्लेनॉइड में या ह्यूमरस हेड में बोन लॉस मिलता है, तो उस केस में हमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहती, उसमें हमें बोनी प्रोसीजर करना पड़ता है। और उसमें ओपन सर्जरी होती है, उसमें बोन पीस को ग्लेनॉइड जहाँ पर की बोन लॉस है वहाँ पर हम ओपन सर्जरी करके फिक्स कर देते हैं, उससे फिर ये डिसलोकेशन रुक जाता है। आर्थ्रोस्कोपी या ओपन प्रोसीजर दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों के रिकवरी बहुत अच्छी है, पर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पर आपको अप्रोच करता है और उसका ग्लेनॉइड और ह्यूमरल साइड पे बोन लॉस का स्टेटस क्या है। तो सर आप बताएं, जो दर्शक हमारे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? दीपाली जी, एक तो होता है कि हम कैसे अवॉइड करें इस प्रॉब्लम को, दूसरा अगर हो जाता है तो उसका क्या मैनेजमेंट है। डिपेंड करता है कि पेशेंट प्रोफाइल क्या है। अगर पेशेंट स्पोर्ट्स प्लेयर है, रेगुलर स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो उन्हें शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, और उनका कोच ट्रेनर उनसे ये सीखना चाहिए कि कौन से एक्सट्रीम मूवमेंट शोल्डर जॉइंट के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से हम शोल्डर जॉइंट के अराउंड मसल्स को स्ट्रेंथन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होने दे सकते। अगर हो जाता है और पेशेंट्स को डिसलोकेशन के 3-4 एपिसोड्स हो गए हैं, तो वो ये असंभव है या इम्पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में वापस डिसलोकेट नहीं होगा। उस केस में प्रॉपर डायग्नोसिस होके आर्थ्रोस्कोपिक मैनेजमेंट एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। उस टेक्निक से, उस सिंपल से प्रोसीजर से हम इस प्रॉब्लम को टोटली ठीक कर सकते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर एक बहुत अच्छा तरीका है, और मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, रिकवरी बहुत अच्छी है, मूवमेंट्स ऑलमोस्ट पूरे आ जाते हैं आफ्टर फिजियोथेरेपी। स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर जिनके लिए अपर लिम्ब बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉक्सर्स, जेवलिन थ्रोअर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, उनके लिए आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर सबसे बेस्ट टेक्निक है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर कई बार एक्सट्रीम केसेस में जब कि टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, उस केस में बोनी प्रोसीजर भी उतना ही सक्सेसफुल है जितना कि आर्थ्रोस्कोपिक मैनेजमेंट। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपके सजेशन सच में बहुत ही एजुकेट करते हैं हमें, और मैं अपने दर्शकों से, अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी, सर के वैल्यूएबल सजेशंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और इस प्रॉब्लम को तो बिल्कुल भी आपको भूल नहीं जाना है। अगर आपको इस तरह कोई भी प्रॉब्लम है, ASIC जयपुर में एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और इसकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से एजुकेट और इन्फॉर्म्ड होते रहें। थैंक यू।